नमस्कार प्यारे बच्चों, वर्ल्ड स्टूडेंट स्कोप में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 5 जहां चाह वहां राह ऑफ क्लास 5 एनसीईआरटी बुक एंड द बुक नेम इज रिमझिम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, इस लेख को। यह एक लेख है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्टली इस लेख में क्या है और किसके बारे में है। ये जो लेख है ना, ये एक गर्ल है जिसका नाम है इला, जो 26 ईयर्स की है। ये लेख उसके बारे में लिखा हुआ है, जो कि एक हैंडीकैप्ड लड़की है। तो स्टार्ट करते हैं। 26 साल की इला हिम्मत की एक अनूठी मिसाल है। वह गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अपरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता था। उनकी कढ़ाई से मलमल धोती का बादामी रंग खिल उठा था। जब शाम होती तो सभी मोहल्ले के बच्चे खेलने के लिए अपने घरों से बाहर आ जाते। कुछ बच्चे आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिट-पिटी बजाते, तो कुछ गिट्टे खेलते। जब इन सभी का मन भर जाता तो वे एक साथ ऊंचे स्वर में गाते हुए झूला झूलते। इला गाने में तो उनका साथ दे देती थी, पर वहां उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती थी। वह रस्सी को पकड़ना चाहती थी, परंतु उसके हाथ नहीं उठते थे। वह चुपचाप किनारे बैठकर मन ही मन सोचती थी कि वह भी सभी बच्चों की तरह खेल क्यों नहीं पाती है। जब कभी वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत का खेल खेलती तो अपने साथियों के साथ जमकर दौड़ती। क्यों? क्योंकि उसके पैर तो बहुत अच्छे से वर्क करते थे, लेकिन जो उसके हैंड्स थे ना, हैंड्स उसके वर्क नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही धप्पा करना होता था तो वह निराश हो जाती, बहुत सैड हो जाती। वह बहुत कोशिश करती, परंतु उसके हाथ उसका साथ नहीं देते थे। मगर इला ने भी अपने हाथों की जिद को एक चुनौती माना। उसने अपने सभी कामों को पैरों से करना शुरू कर दिया। तो जब उसके हैंड्स नहीं थे, तो लेकिन उसके पैर बहुत अच्छे से वर्क करते थे। तो उसने उस चीज का एक सॉल्यूशन निकाला कि मैं हैंड की जगह मैं अपने फुट से वर्क करूं। जैसे तरकारी काटना यानी सब्जी काटना, दाल भात खाना और कपड़े धोना आदि। यहाँ तक कि वह तख्ती पर लिखने के लिए भी वह अपने पैरों का ही सहारा लेती थी। अब उसने एक स्कूल में भी दाखिला ले लिया। उसे दाखिला मिलने में भी परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता होती थी, तो कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। लेकिन वह अपने काम को बड़े ही फुर्ती से करती थी कि सभी हैरान हो जाते। इला परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसे अपने आप को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर भी वह निराश नहीं हुई। उसकी माँ और दादी काश्तकारी करती थी। अब उसने भी यह काम करने की ठानी। उसने इस काम के लिए अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। इला 15 साल की होने तक काठियावाड़ी काश्तकारी में माहिर हो चुकी थी। एक ऐसा समय भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी भी लगी। तो मतलब वो जो गर्ल थी ना, वो इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा अच्छी थी इन सब चीजों में। उसने अपने आप को डेवलप किया कि अगर मेरे हैंड्स नहीं हैं तो मैं अपने फुट से अपने वर्क कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं कि इस स्टोरी में एक लाइन बाय लाइन हम इसे पढ़ते हैं अब कि इसमें क्या था। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांके से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। तो इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। तो ये जो है इला इला एक गर्ल थी जो कि एक मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। मतलब एक मलमल एक कपड़ा होता है, उसकी जो उससे धोती बनाई गई और उसका जो कलर था वो बिल्कुल खिल उठा था। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कुछ बेलें बनाई हुई थी। पल्लू के ऊपर यानी दुपट्टे के ऊपर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। तो ये सब चीजें जो वो करती थी, इला जो करती थी, काम करती थी, ये उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया गया है
कि वो क्या क्या करती थी। वो बेल बूटे बनाती थी, वो भरवा टाके पल्लू पर बनाती थी। वो इसके अलावा भी और मलमली धोती पर जो कलर वगैरह था वो उससे खिल उठता था, बिल्कुल कलरफुल हो जाता था, बहुत अच्छा लगता था किया हुआ। एंड दिस इज अ गर्ल जिसका नाम है इला। तो ये देखो, वो अपने हैंड्स यूज नहीं कर पा रही है, लेकिन वो अपने पैरों से अपने सारे काम कर रही है। आप देख सकते हो कितनी हिम्मत वाली गर्ल है ये। तो अब आगे है, 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। जो 26 साल की इला है वो गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। तो वो अपने नाना के घर पे रहती है और वहीं पर अपना सारा काम करती है। सांझ होते ही मोहल्ले के सारे, जब शाम होती थी तो शाम के टाइम में ना, जब वो छोटी थी तब की बात कर रहे हैं, जब शाम होती थी तो मोहल्ले के सारे आसपास के सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे और कुछ अपनी अपनी गेम्स प्ले करते थे, डिफरेंट डिफरेंट तरह की। कोई पिट्ठू खेलता था, कोई कुछ और खेलते थे, कुछ गिट्टे खेलते थे। वो पहले के टाइम में होता था, ये सब गेम्स प्ले की जाती थी। कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घरों घरों के ठीकरे बटोर कर, मतलब पहले होते थे वो मिट्टी के वो बनाए जाते थे, सामान कुछ भी बनाया जाता था, मटके वगैरह हो गए। आज के टाइम में भी लोग पीते हैं मटकों का पानी, और बहुत अच्छा भी होता है और पीना भी चाहिए। अगर आप पीते हो तो पता है कितना फायदा होता है आपको, हार्ट वगैरह के डिजीजेस नहीं होते। तो आप अपनी मम्मा से बोलो कि हमें भी मटके का पानी पीना है। तो ये जो है ना, ये मिट्टी के उस टाइम पे बहुत ज्यादा होता था। उस टाइम पे मटके वटके यूज होते थे या मिट्टी के बर्तन यूज किए जाते थे। तो उस वक्त क्या करते थे, अब वो टूटे फूटे कहीं ना कहीं घड़ो घड़ो मतलब मटके जो होते थे, कहीं टूटे फूटे पीसीस होते थे तो उनको बटोरते थे और उसके पिट्ठू पिट्ठू खेलते थे। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर, जो पहले के टाइम में क्या करते थे, पेड़ की डालियां भी होती थी, जो स्टेम्स होती थी ना, काफी बड़ी बड़ी होती थी उनकी। तो उनको पकड़ के यूं करके बच्चे झूला झूलते थे, ऊंची ऊंची पेंगे लेते थे, यानी झूला झूलते थे और ऊंचे स्वर में गाते थे। क्या गाते थे? कच्चे नीम की निंबोरी सावन जल्दी आइयो रे। तो इस तरह के गेम्स वो सॉन्ग्स वो प्ले करते थे। इला गाने में तो उनका साथ दे देती थी, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती थी। देखो, पेंगे जो होते हैं ना, यानी झूले लेना, तो वो पहले होल्ड करते थे और उसके बाद जोर जोर से उस पे झूले लेते थे। तो वो उसके हैंड्स नहीं थे, तो वो पेंगे नहीं ले पाती थी, लेकिन उनके साथ सॉन्ग सिंग करती थी। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती थी, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वो रस्सी पकड़ के हाथ बढ़ाने की कोशिश करती थी कि शायद मैं पकड़ लूं, लेकिन वो पकड़नी पड़ती थी, वो नहीं पकड़ पाती थी बिल्कुल भी। वह चुपचाप एक किनारे में बैठ जाती थी, और चुपचाप करके एक किनारे पे बैठ जाना उसने, और मन ही मन सोचती कि काश मैं भी ये सब कर लेती। तो बच्चे भी चाहते थे कि इला किसी ना किसी तरह तो हमारे साथ खेले। तो जो बच्चे थे, बाकी सब जो उसके फ्रेंड्स थे, वो भी चाहते थे कि वो हमारे साथ प्ले करे। ऐसा नहीं था कि उसको साइड पे कर देते थे कि तू तो खेल नहीं सकती, तो हम नहीं खेलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसके साथ वो चाहते थे कि वो प्ले करे। तो कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। कभी कभी वो खेलती थी कि पकड़म पकड़ाई खेल लिया, भागती थी, भाग के पकड़ती थी बच्चों को, बट वो होल्ड नहीं कर पाती थी उन बच्चों को। विष अमृत भी खेलती थी, लेकिन साथियों के साथ जमकर दौड़ती थी, भागती थी, जोर जोर से भागती थी, लेकिन जब धप्पा करने की बारी आती थी तो वो निराश हो जाती थी कि मैं धप्पा तो कर ही नहीं पाऊंगी, तो हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे साथ न देने की ठान ली हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को चुनौती माना, लेकिन इला कभी भी निराश नहीं हुई, और इला ने इस चीज को चुनौती माना, बोलती है मैं तो कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। तो उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। मतलब हम अपने हैंड को यूज करते हैं खाना खाने के लिए, कॉम करने के लिए, हैं, और कुछ भी मतलब क्लीनिंग करने के लिए, कपड़े धोना, तरकारी मतलब सब्जी वगैरह काटना। तो ये सब चीजें वो हम लोग अपने हैंड से करते हैं। बट इला इला अपने हैंड की जगह अपने फुट का यूज करती थी, अपने पैरों का यूज करती थी। उसने स्कूल में दाखिला तो ले लिया, उसका एडमिशन तो हो गया स्कूल में। तो दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी उसको स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं ना कहीं तो उसके जो स्कूल वाले होते हैं
उनकी भी तो एक एक मजबूरी होती है, वो क्या करते हैं अब आपके स्कूल में आपकी जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल के लिए कि कि जो बच्चे हैं उनके स्कूल में जो आ रहे हैं वो बिल्कुल सेफ रहें, वो अच्छे से पढ़ाई करें। तो ये सब चीज़ें हैं वो स्कूल वाले भी लेते हैं, ठीक है? स्कूल वाले भी उनके स्कूल वालों के पास भी उनको उनको भी ये इस तरह की टेंशन्स होती हैं। तो अब जो है स्कूल वालों को भी इसकी टेंशन थी इला की। तो सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। तो वो जो काम करती थी उनको लग रहा था कि शायद ये बहुत स्लो वर्क करेगी। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती थी कि देखने वाले दंग रह जाते थे। देखो उनको ये लगता था कि शायद ये काम नहीं कर पाएगी, बहुत स्लो करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता था। वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट अपने वर्क करती थी कि सामने वाला जो देखता था ना वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़्ड होता था कि अरे! इसने ये काम कर भी लिया। वह किसी-किसी काम में थोड़े बहुत परेशानी तो आती थी, उसको थोड़ी-थोड़ी परेशानी ज़रूर आती थी, लेकिन वो अपनी परेशानियों के आगे कभी भी घुटने नहीं टेकती थी। ये एक मुहावरा है घुटने टेकना, तो वो है अपने घुटने नहीं टेकती थी। बिल्कुल भी वो इस चीज़ को लेके ये नहीं कहती थी कि मैं शायद ये काम नहीं कर पाऊँगी। वो ऐसा नहीं कहती थी या अपना हार मान के साइड पे होके बैठ जाना, ऐसा भी नहीं होता था। वो उस परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करती थी, उसको काम को करने की 100% अपना देती थी। उसने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की, उसने 10th क्लास तक पढ़ाई भी करी है, वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई, वो क्लियर नहीं हो पाई थी, वो फेल हो गई थी, वो क्लियर नहीं कर पाई थी। इला को यह मालूम न था, क्योंकि इला को ना ये चीज़ पता नहीं थी कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसको ये नहीं पता था कि अगर वो ये सुविधाएँ वो ले लेती या उसको पता होता कि उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है, तो वो शायद ये सुविधाएँ वो ले लेती। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सकता है। तो उसको ये सब पता नहीं था कि ये जानकारी उसको इसके इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि उसको ये सब सुविधाएँ, ये सब चीज़ें उसको मिल सकती हैं कि सामने एक पर्सन उसको मिल जाएगा कि जो उसकी जगह राइट कर सके और मुँह से बोलती जाए आंसर्स और वो राइट कर सके। अगर कभी भी कोई बच्चा किसी भी परेशानी में होता है ना, सपोज़ उसके हैंड पे चोट लग गई, ही कांट राइट, वो कुछ लिख नहीं सकता है, तो वो अपने स्कूल में जाके अपने टीचर्स को इस बारे में बता सकता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मैं अपने हैंड से राइट नहीं कर पाऊँगा। तो वो स्कूल वाले जो हैं एक टीचर प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो टीचर को साथ में बिठा लेते हैं, जो आप बोलते जाओगे टीचर वो राइट करता जाएगा। तो ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन उसको इस बारे में पता नहीं था। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। तो वो सोच रही है कि अगर कि भाई इसे उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। तो देखो कभी भी ना कहीं पर भी किसी भी चीज़ को लेके आप कभी ये नहीं सोचना कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली तो दैट मीन्स मेरी लाइफ ओवर है। तो उसने ये चीज़ें कभी नहीं सोची, उसने यही थोड़ा दुख ज़रूर हुआ इस चीज़ का लेके कि देखो मैं 10th क्लास क्लियर नहीं कर पाई। लेकिन उसने ये भी अपने दिमाग में सोचा कि देखो मेरे लिए मेरी लाइफ तो खत्म नहीं हुई है ना, मैं आगे कुछ और कर सकती हूँ, मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। तो उसकी माँ और दादी काशीदकारी करती थी, जो उसकी मम्मा और उसकी जो दादी थी वो काशीदकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती थी। तो वो ना उनको उनको हमेशा ना बूटियां उकेरते मतलब वो एम्ब्रॉयडरी करते हुए उनको देखती थी। रेशम यानी सिल्क, सिल्क का धागा होता है, तो वो उसको बूटियां बनाने में उनकी मतलब उसके फ्लावर्स और ये सब चीजें उनको बनाते हुए एम्ब्रॉयडरी करते हुए उनको देखती थी। ना जाने कब उसने काशीदकारी करने की ठान ली और उसको ये भी नहीं पता कि उसने कब सोच लिया कि मैं यही काम करूंगी। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया, तो देखो उसके हैंड्स वर्क नहीं करते लेकिन जो उसके पैर हैं, उसके जो अंगूठे हैं, पैरों के अंगूठे हैं, उसने उनका सहारा लिया और दोनों अंगूठों के बीच में सुई थाम कर जो हम काम अपने हैंड से कर रहे हैं वो वही सेम वर्क जैसे हम भी अगर कोई सुई में धागा पिरोते हैं तो हम अपने ये 2 फिंगर्स को एक थंब को और एक फिंगर को फर्स्ट फिंगर को हम यूज करते हैं। तो उसने क्या किया उसने दोनों अंगूठों का पैर के दोनों अंगूठों का सहारा लिया
दोनों अंगूठों के बीच में सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। इट्स नॉट एक्चुअली एन इजी टास्क। लेकिन पर जब कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। जहां चाह मतलब जो हमने सोच लिया, जो हमने चाहा है, वहां रास्ता अपने आप निकल जाता है। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। देखो, लोग कहते हैं कि इसको तो, इसके हैंड नहीं है तो वो ये काम कैसे कर सकती है, बट एग्जैक्टली उसने नेचर को भी झुठला दिया। 15-16 साल के होते होते इला काठियावाड़ी काश्तकारी में माहिर हो चुकी थी। मतलब वो जस्ट 15 ईयर्स की थी और वो इतनी ज्यादा माहिर हो चुकी थी किसी वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगेंगे, वह सब कुछ समझ गई थी। मतलब बहुत अच्छे से, बहुत परफेक्शन से वो काम करना शुरू कर दिया था उसने। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी भी लगी। तो देखो, इतना आगे वो बढ़ चुकी थी कि उसके काढ़े हुए, उसने जो काम किया उसकी उसकी प्रदर्शनी भी लगनी शुरू हो गई। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की की भी झलक रहा था। तो मतलब इसके अंदर बंगाल और लखनऊ की भी झलक दिखाई जा रही थी। तो इला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। तो सिर्फ एक काम नहीं है, उसने उसके अलावा भी और भी ज्यादा एम्ब्रॉयडरी में काफी सारे उसने बीच में ऐड ऑन किया था। पत्तियों को चिनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की जयमित आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को भाई, कुछ डिफरेंट सा काम किया था। कुछ उसके अंदर कुछ एड ऑन वर्क्स किए थे जो नॉर्मली लोग करते हैं, उसमें कुछ उसने और भी ज्यादा एड ऑन अपना ब्रेन यूज करके उसमें और ज्यादा एड ऑन वर्क किया और उसमें कुछ नवीनता, कुछ नयापन आया। और ये जो नयापन था, ये लोगों को बहुत ही अच्छा लगा था। इला के पांव अब रुकते नहीं थे। जो इला है, एक के ऊपर एक वो बढ़ती चली जा रही थी, वो रुक नहीं रही थी। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान। तो देखो, आंखों में उसके चमक थी और होठों पे मुस्कान थी, एक स्माइल थी। और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। और वो सारा दिन यही काम करती थी, बूटियां उकेरती रहती थी, अपनी एम्ब्रॉयडरी करती रहती थी और वो रुकती नहीं थी, वो थकती भी नहीं थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जहां चाह वहां राह के थोड़े से प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, हम स्टार्ट करेंगे। इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते? देखो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर किसी को देखते हो, कोई हैंडीकैप्ड है या कोई डिफरेंट कोई बच्चा है, कोई स्पेशल पर्सन है, तो आप उसको देखोगे नहीं। ऐसा 100% होगा कि आप देखोगे, बट किसी को गलत बोलना नहीं चाहिए। मे बी उसके मन में कितनी ठोकर उसको लगेगी, कितनी तकलीफ होगी, तो आपको इस तरह से किसी को कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। आपके मन में प्रश्न उठेंगे, बट आपको किसी को बुरा नहीं बोलना कि उसको ये चीज फील हो जाए कि देखो, मैं कहीं से कुछ अलग हूँ। तो बल्कि ये है कि आपको उनका साथ देना चाहिए, आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो इसमें है कि आपके दिमाग में जो प्रश्न उठेंगे, आपके मन में जो प्रश्न उठेंगे वो होंगे, जैसे कि वह कैसे कपड़े पहनती होगी, वह खाना कैसे खाती होगी, वह कैसे खाना बनाती होगी, वो कैसे खाना खाती होगी, वो कैसे पढ़ाई करती होगी, वो कैसे लिखती होगी। तो इस तरह के प्रश्न आपके मन में उठेंगे। तो इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए? तो क्या आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में कुछ ऐसा आपकी जो सोच है उसमें कुछ ऐसे डिफरेंसेस आए, कुछ ऐसे बदलाव आए? तो आप ये इसमें आंसर लिख सकते हो कि हमारी सोच में कुछ ऐसे बदलाव आए कि हम अब अपाहिज लोगों को कभी भी कमजोर नहीं समझेंगे। तो कभी भी किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर कोई स्पेशल है। अगर आप में ये क्वालिफिकेशन है, तो कोई सेकंड पर्सन कोई ऐसा होगा कि उसमें कुछ और क्वालिफिकेशन होगी। ठीक है, तो इसलिए क्वालिटी होगी, क्वालिफिकेशन होगी, वट एवर यू से, तो कोई और क्वालिटी उसमें मिल जाएगी, तो जो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो आगे है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। इसमें है, यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए
तो उसे किन किन कामों की परेशानी आएगी। तो देखो, जो इला अगर हमारे विद्यालय में, हमारे स्कूल में अगर वो आती है तो कुछ ऐसी परेशानियां तो देखो उसको आएंगी ही। तो वो कैसी परेशानियां होंगी कि जल्दी लिखना, कि जल्दी जल्दी कैसे लिखे वो। और हो सकती है कोई खेल खेलना, जैसे आप जो चीज प्ले कर रहे हो, जैसे उसको भी, इला को बाकी फ्रेंड्स के साथ प्ले करती थी, ठप्पा नहीं कर पाती थी लेकिन वो खेलती थी। वो भागती थी, दौड़ती थी, लेकिन वो ठप्पा नहीं कर पाती थी। तो इस तरह की डिफरेंट प्लेस करना, कुछ कोई कोई खेल खेलना, या कोई सामान उठाना, बैग पिक करना है तो वो कैसे पिक करेगी। तो इसमें उस गर्ल को कईयों की हेल्प की नीड पड़ती थी, नीड नीड होती थी, कहीं ना कहीं जरूरत उसको भी पड़ती थी। उसे यह परेशानी न हो, इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो। तो उस जैसी गर्ल के लिए कोई भी परेशानी न हो तो उसके लिए आप अपने स्कूल में किस तरह के बदलाव आप सुझा सकते हो। तो इसमें आप बोल सकते हो, हम विद्यालय में सहायक नियुक्त कर सकते हैं ताकि कोई उसकी हेल्प कर सके। ऐसे सहायक हम नियुक्त कर सकते हैं। प्यारी इला, इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। तो आपको एक इसमें लेटर लिखनी है कि इला जैसी जो गर्ल है उसके बारे में पढ़कर कैसे भाव आपके मन में उठते हैं। तो देखो, ये जो प्रश्न है, ये आपको एक लेटर लिखनी है, ये आपको स्वयं ही करनी होगी। तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे सकती हूँ कि इसमें आपको करना क्या होता है। देखो, ये जो है ना 3 लाइन्स, इसके अंदर आपको सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना होता है। अगर आप अपना एड्रेस कहीं पर भी नहीं लिखना चाहते हो तो आप इसमें परीक्षा भवन लिख सकते हो, ठीक है। और नीचे उसमें एक लाइन छोड़ के आप उसके नीचे आप डेट लिखोगे, और उसके बाद एक लाइन और छोड़ोगे, फिर आप लिखोगे प्रिय इला। फिर आप उसके अंदर नीचे आप उसका पहले इंट्रोडक्शन दोगे, फिर उसके बाद नीचे आप बॉडी लिखोगे, यानी उसका मैटर क्या लिखना है वो सब लिखोगे, और लास्ट में आप लिखोगे तुम्हारा या तुम्हारी, फिर अपना नेम लिखोगे। तो ये है आपका इसके अंदर रूपरेखा इसकी। अब आगे पढ़ते हैं। सवाल हमारे, जवाब तुम्हारे। तो इसमें है, इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे। जो इला थी, इला एक स्पेशल पर्सन थी, तो उसको लेकर चिंतित क्यों थे। क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं, क्या उनका चिंता करना बिल्कुल करेक्ट था या बिल्कुल नहीं था। तो अपने उत्तर का कारण लिखो। तो इला की सुरक्षा, उसके काम करने की गति को लेकर चिंतित थे। तो उनको, स्कूल वालों को ये लग रहा था कि शायद ये अपना जो वर्क है वो बहुत स्लोली स्लोली करेगी। इला और काशिदकारी में खास बात क्या थी। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, इला की काशिदकारी में लखनऊ और बंगाल की झलक थी, उसके डिजाइन में नवीनता मिलती थी। तो सही के आगे निशान लगाओ। तो इसके अंदर आपका है, परीक्षा के लिए इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि परीक्षा के लिए उसने अच्छी तैयारी नहीं की थी, नहीं उसकी तैयारी पूरी थी। वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी। तो ऐसा तो बेटा कोई भी नहीं चाहेगा कि कौन अपना अपना एग्जाम क्लियर ना करना चाहे। तो ये तो आंसर बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो आगे है, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी, और या फिर उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं था कि उसको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगा। तो इसका आंसर है, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरा नहीं कर पाती थी। तो अगला है, क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आस पास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते। तो ऐसा तो नहीं था, तो आंसर है इसका नहीं। नेक्स्ट है काशितकारी। तो प्रश्न 1 का पार्ट, इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं। तो इस के अंदर आपके ये इस वर्ड को लेके काफी सारे ऐसे वर्ड्स आए हैं, तो वो आपको वर्ड्स जो हैं वो राइट करने हैं। तो क्या वर्ड्स आए हैं सिलाई कढ़ाई से संबंधित। तो इसमें है, आपके वर्ड्स आते हैं, एक आपका आ सकता है जैसे पल्लू, नेक्स्ट हो सकता है टांके, उसके बाद नेक्स्ट आपका हो सकता है बेल बूटे,
नेक्स्ट आपका हो सकता है कढ़ाई, काशीदकारी, और आपका हो सकता है बुनाई को लेकर इसमें आपका होता है डिज़ाइन या फंदे टांगना। तो इस तरह के वर्ड्स हैं यहाँ। अब हमारा हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हम क्या लेते हैं इसके अंदर, पतंगबाजी। पतंगबाजी के ऊपर कुछ वर्ड्स आए हैं, इसमें फुटबॉल और बागवानी पे भी हैं, लेकिन मैं इसमें पतंगबाजी और बुनाई को लेकर ही वर्ड्स दूंगी। तो पतंगबाजी में और आपके वर्ड्स हैं मांझा, पतंग, चरखी, उड़ाना। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स इसमें आ चुके हैं। नेक्स्ट। हम्म। तो ये ठीक है, ये आंसर जो है, ये जो आंसर है ये इसका है। फाइन। इसमें बुनाई और पतंगबाजी का हमने दिया है इसमें एग्जाम्पल्स, और ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है। इसके अंदर है आपके पल्लू, टांके, बेल बूटिए और कढ़ाई का शीतकारी। इसके अलावा आपका होगा पिरोना, रेशम, परिधान। तो ये सब आंसर्स इस वाले क्वेश्चन के हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इसमें है एक सादा रुमाल या कपड़े ले लो। एक सादा रुमाल लो या फिर कपड़ा काट कर बनाओ। उस पर नीचे दिए गए टांकों में से किसी एक टांके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। तो ये सब क्या है, इसमें एग्जाम में पिक्चर दी जा सकती है। इस क्वेश्चन में ये देखो, ये है ना, ये इस तरह की जो पिक्चर्स दी जा सकती हैं, और उसके आपको नेम्स बताने हैं। जैसे ये जो टांका है इसको बोलते हैं हम भरमा टांका, और ये जो है इसको बोलते हैं खुला हुआ जंजीर टांका, इसको बोलते हैं उल्टी बखिया, और ये है आपका जंजीर, और ये वाला है मछली टांका। तो ये जो वर्ड्स है ना, आपके साथ में पिक्चर्स जो दे रखे हैं, इस तरह की आपके ये पिक्चर आ जाएगी, और उसके साथ में आपको उसका आंसर करेक्ट लिखना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके इसमें आ सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, ये आपका लेख? लेख आई थिंक बहुत अच्छा लेख है। इसमें उन्होंने क्लियरली ये चीज़ बोली है कि कभी भी कोई हैंडीकैप्ड हो तो आपको उसका मजाक नहीं करना, मजाक नहीं उड़ाना है, उसका फन नहीं बनाना है, तो उसकी बल्कि हेल्प करनी है। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर द स्पेशल पर्सन्स। अगर आप में कोई क्वालिटी है तो उनमें कोई और क्वालिटी होगी। सो अब हम इस लेख को आप अच्छे से पढ़ना और लर्न करना, ठीक है, और अच्छे से एग्जाम देना। सो थैंक यू वेरी मच।